Good morning, dear student. Myself Vipul Kumar Pariva, Assistant Professor in Zoology, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर डेवलपमेंट बायोलॉजी की बुक में से विदलन के बारे में बात कर रहे थे हम कल। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए विदलन के तल के संदर्भ में बात करेंगे, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जाइगोट के अंदर जो डिवीज़न होता है उस डिवीज़न को ही विदलन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार, इस प्रकार कोरक खंड आगे बढ़ते जाते हैं। अब ये जो विदलन होता है इसका एक प्लेन होता है, ये किस तरीके से आगे चलता है इसके बारे में बात करते हुए हम बताएंगे। विदलन के दौरान विभिन्न विदलन खांचे अंडे को भिन्न भिन्न तलों से विभाजित करती है। हर प्राणी के अंडे में पाए जाने वाले विभिन्न विदलनों के तल भी अलग अलग होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विदलन तलों के प्रकार निम्न प्रकार है। सबसे पहले इसके अंदर रेखांशित तल या मेरिडोनियल प्लेन। जब विदलन खांचे युग्मनज के सक्रिय जंतु अक्ष व अल्पक्रिय पीतकीय अक्ष वेजिटल पोल और एनिमल पोल के केंद्र से गुजरती हुई ध्रुवों को विभाजित करे तो उसे रेखांशित या मेरिडोनियल विदलन तल कहते हैं। अर्थात विदलन खांच एनिमल पोल एवं वेजिटल पोल के मध्य से गुजरती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए फ्रॉग, एम्फियोक्सिस तथा चूजे के निषेचित अंडाणु में प्रथम व विदलन रेखांशित तल पर ही होते हैं। आप इस डायग्राम में ऊपर ऊपर देख पा रहे हैं मेरिडियनल पल्प जो प्लेन है, इसमें एनिमल पोल और वेजिटल पोल के बीचों बीच से ये रेखा ऊपर से नीचे गुजर रही है। ऊपर ऊपर वाला डायग्राम यदि आप देख पा रहे हैं तो। सेकंड है उदग्र तल या वर्टिकल प्लेन। जब विदलन खांच युग्मनज को सक्रिय जंतु ध्रुव से पीतकीय अल्पक्रिय ध्रुव की ओर काटती है परंतु मध्य अक्ष के केंद्र बिंदु से नहीं गुजरती है, अर्थात वह कड़ी काट जो जंतु एवं पीतक ध्रुव के मध्य से नहीं गुजरती है, तो उसे उदग्र तलीय विदलन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए फ्रॉग की जो चौथी विदलन तथा चूजे की जो तीसरी विदलन होती है वो इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करती है। आप ये सेकंड नंबर के डायग्राम को देखिए, वर्टिकल प्लेन को। इसमें रेखा ऊपर से नीचे गुजर रही है लेकिन वो बिल्कुल मध्य से होकर नहीं गुजरकर उसके किनारों से गुजर रही है, पार्श्व में से, अर्थात बीचों बीच से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है विषुवतीय रेखीय तल या इक्वेटोरियल प्लेन। वह विदलन खांच जो युग्मनज को अनुप्रस्थ रूप से काटती है, ट्रांसवर्सल सेक्शन। यह खांच अल्पक्रिय अक्रिय अक्ष कोण के समकोण पर होती हुई केंद्र बिंदु से गुजरती है, विषुवत रेखीय तल कहलाती है। अर्थात युग्मनज से विभाजित करने वाली वह अनुप्रस्थ काट जो मध्य से गुजरती हो। उदाहरण के लिए उच्च श्रेणी के स्तनधारी प्राणियों के अंडों में होने वाला प्रथम विदलन तथा एम्बाइस्टोमा मैक्यूलेटम के अंडों की पांचवी विदलन स्टेज। ये देख लीजिए आप, इक्वेटोरियल प्लेन ट्रांसवर्स सेक्शन है ये, आड़ा। फोर्थ है अक्षांशीय तल या लैटिट्यूडिनल प्लेन। वह विदलन खांच जो युग्मनज को अनुप्रस्थ रूप से काटती है, वह सक्रिय असक्रिय अक्ष के समकोण पर होती हुई गुजरती है परंतु अक्षों के केंद्र बिंदु से नहीं गुजरती है, अर्थात यह विषुवतीय तल के समानांतर होती है। जो इक्वेटर अभी अपन ने देखा था उसके पैरेलल ये समानांतर होती है, इसे अक्षांशीय तल कहते हैं। इसे अनुप्रस्थ या क्षैतिज तल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेंढक व एम्फियोक्सिस का थर्ड क्लीवेज। आप ये डायग्राम में नीचे नीचे देख रहे हैं, लैटिट्यूडिनल प्लेन में अनुप्रस्थ काट है लेकिन मध्य से नहीं है, मध्य के समानांतर है, ऊपर नीचे। इस प्रकार ये विदलन के जो तल हैं वो हमने पढ़े, चार प्रकार के होते हैं। अब इन तलों का निर्धारण कैसे होता है? विभाजित हो रहे युग्मनज या कोरक खंड में विदलन के तल का निर्धारण तर्कु रेशों की स्थिति करती है, क्योंकि विभाजन का तल सदैव तर्कु रेशों की लंबी अक्ष के समकोण पर होता है। तर्कु रेशों की स्थिति व दिशा कोशिका द्रव्य में उपस्थित विभिन्न कारक निर्धारित करते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। विदलन के प्रतिरूप कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करेंगे।
नाउ वी आर द टॉकिंग अबाउट द पैटर्न ऑफ क्लीवेज। लगातार विदलनों के फलस्वरूप बनने वाले कोरक खंड भिन्न भिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न रूपों में व्यवस्थित या विन्यासित रहते हैं। इसे विदलन के प्रतिरूप कहते हैं। विभिन्न प्राणियों में पाए जाने वाले विदलन के प्रतिरूप निम्न प्रकार के हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले है अरीय विदलन, रेडियल क्लीवेज। इस प्रकार के विदलन में क्रमिक विदलन सीधे होते हैं तथा विदलन खांचे एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इस प्रकार एक विदलन से उत्पन्न सभी कोरक खंड ब्लास्टोमियर समान आकार के होते हैं तथा अरीय रूप में विन्यासित होते हैं। इस तरह का जो विदलन होता है वो स्पंज, सिलेंट्रेट्स, इकाइनोडर्मेट्स के प्राणियों के अंदर पाया जाता है। आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये अरीय विदलन की प्रकार है। नेक्स्ट है बाई रेडियल क्लीवेज, द्विअरीय विदलन। इस प्रकार के विदलन में प्रथम तीन विदलन खांचे एक दूसरे के समकोण पर विभाजित नहीं करती है। विदलन के फलस्वरूप बनने वाले कोरक खंड दो कतारों में विन्यासित होते हैं। इस तरह का जो विदलन होता है वो टीनोफोरा तथा एसिला संघ के प्राणियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है स्पाइरल क्लीवेज, सर्पिल विदलन। इस प्रकार के विदलन में अंडे के चारों ओर कोशिका के विभिन्न भागों में रोटेशनल मूवमेंट पाई जाती है, जिसके कारण जो विदलन खांचे सीधी न होकर अंडे की सक्रिय अक्रिय अक्ष के साथ तिरछी विदलन भी कहते हैं। इस तरह का विदलन अरीय विदलन का ही रूपांतरण होता है, बट इसमें जो रोटेशनल मूवमेंट है, घूर्णन गति के कारण निचले स्तर में पाए जाने वाले कोरक खंड ऊपर वाली कोरक खंडों के ठीक नीचे उपस्थित न होकर मध्य में उपस्थित होते हैं। इस तरह की विदलन एनिलिड्स, मोलस्का, निमाटिन्स, रोटीफर्स, प्लेनेरियंस इत्यादि में पाई जाती है। स्पाइरल क्लीवेज जो होता है ये भी पुनः दो भागों में विभक्त होता है। एक तो होता है दक्षिणावर्त सर्पिल विदलन, डेक्स्ट्रल, और सेकंड होता है वामावर्त सिंस्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज। डेक्स्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज जो होता है यह वह सर्पिल विदलन होता है जिसमें कोरक खंडों का जो घूर्णन होता है वो राइट हैंडेड क्लॉकवाइज होता है। राइट हैंड की तरफ यदि हम देखें और घड़ी के सुई की बात करें तो क्लॉकवाइज के हिसाब से जो मूवमेंट होता है वो दक्षिणावर्त के अंदर पाया जाता है। जबकि वामावर्त के अंदर जो विदलन होता है इसमें कोरक खंडों का जो घूर्णन होता है वो वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंडेड या एंटी क्लॉकवाइज होता है। नेक्स्ट है द्विपार्श्व विदलन। इस प्रकार के विदलन में विदलन खांचे इस तरह बनती हैं कि नवनिर्मित कोरक खंड द्विपार्श्व सममित में विन्यासित हो जाते हैं। द्विपार्श्व सममित भ्रूण में चार कोशिकावस्था में ही स्थापित हो जाती है। इन चार कोशिकाओं में से दो कोशिकाएं छोटी व दो कोशिकाएं बड़ी होती हैं। यह विदलन भी अरीय विदलन का ही रूपांतरण होता है। इस तरह की विदलन ट्यूनिकेट्स, एम्पियोक्सिस तथा सभी कशेरुकियों के अंदर पाई जाती है। अब हम यहाँ बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज। विदलन कितने प्रकार का होता है, क्या क्या प्रकार होते हैं। देखिए विदलन एक बड़ा पहलू है और इसके प्रकारों की यदि हम बात करें तो अलग अलग हाइपोथेसिस के अनुसार अलग अलग प्रकार होता है। सबसे पहले यदि हम बात करें कि कोरक खंडों की नियति के आधार पर विदलन के प्रकार, और दूसरा है इसी में ही पीतक की मात्रा एवं वितरण प्रतिरूप के आधार पर विदलन के प्रकार। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरक खंडों की नियति पर विदलन के प्रकार। टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ ब्लास्टोमियर्स। विदलन के दौरान बनने वाले खंडों के भविष्य की नियति के आधार पर विदलन दो प्रकार का हो सकता है। भविष्य की नियति होती है कि एक तो सेट पैटर्न होता है कि आगे जाके इससे ये बनेगा। अब उस नियति के आधार पर निर्धारी विदलन और अनिर्धारी विदलन, डिटर्मिनेट क्लीवेज और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। सबसे पहले निर्धारी विदलन की यदि हम बात करें तो कुछ जंतुओं में विदलन के फलस्वरूप बनने वाले कोरक खंडों का भविष्य पूर्व में निर्धारित रहता है कि परिवर्तन के दौरान कौन सा खंड भ्रूण के किस भाग का विकास करेगा। अर्थात विदलन के फलस्वरूप बनने वाली कोरक खंडों का स्थान में भविष्य निश्चित रहता है। यदि विकसित हो रहे भ्रूण में से कोई विशिष्ट कोरक खंड को हटा दिया जाए तो उसमें विशेष संरचना का निर्माण नहीं होगा जिसका निर्माण उस हटाए गए कोरक खंड से होना था। इस प्रकार के विदलन को निर्धारी विदलन कहते हैं। कहने का मतलब यह है, इसको मैं कंक्लूज करूं तो पर्टिकुलर जो सेल्स हैं या जो कोरक खंड हैं
वो आगे जाकर भविष्य में पर्टिकुलर ऑर्गन का निर्माण करेगी। मान लीजिए किसी कोरक खंड को भ्रूण के मुंह का निर्माण करना है या भ्रूण के सिर का निर्माण करना है, तो वो सिर का ही निर्माण करेगी। यदि एम्ब्रियो में से उस ब्लास्टोमियर को हटा दिया जाए तो विकसित हो रहे भ्रूण के अंदर सिर का निर्माण नहीं होगा। दैट इज डिटर्मिनेटिव क्लीवेज। तथा इस प्रकार के विदलन के परिणाम स्वरूप मोजेक प्रकार का निर्माण होता है, मोजेक टाइप ऑफ ब्लास्टुला। इस तरह की विदलन निमेटोड्स, एनिलिड्स, मोलस्कन्स तथा ट्यूनिकेट्स में पाई जाती है। सेकेंड है इसी के अंदर अनिर्धारित विदलन, इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें कुछ भी निर्धारित नहीं है। कशेरुकी प्राणियों में विदलन के फलस्वरूप बने कोरक खंडों का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता है। कोरक खंडों का भविष्य निर्धारित न होकर परिवर्तनशील होता है। अतः विकास के दौरान यदि किसी कोरक खंड को हटा दिया जाए तो भी विकसित भ्रूण में किसी भी संरचना की कमी नहीं होगी, या यदि किसी कोरक खंड का स्थान भी परिवर्तित कर दिया जाए तो विकसित हो रहे भ्रूण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा सामान्य भ्रूण का विकास होता है। ऐसे विदलन को जिसमें कोरक खंडों का भविष्य पूर्व निर्धारित नहीं होता है उसे अनिर्धारित प्रकार का विदलन कहते हैं। अनिर्धारित विदलन के फलस्वरूप बने कोरक खंडों के भविष्य में लचीलापन होता है। कोई भी कोरक खंड अन्य किसी भी कोरक खंड को प्रतिस्थापित कर सकता है। ऐसे विकास को नियमनकारी परिवर्तन कहते हैं, रेगुलेटिव डेवलपमेंट। अब इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का पढ़ाई आपकी समझ में आया होगा। आप इसको घर पे पढ़ें। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।